सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 5 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे हमास के 40 लड़ाके मार गिराने की खबर, रफा टनल ऑपरेशन पर इसराइल का बड़ा दावा, हमास ने भी माना नुकसान, गल्फ में ईरान ने दिखाया पावर शो, IRGC नेवी ने अमेरिकी जंगी जहाजों को समंदर में दी वार्निंग, इसराइल का साउथ लेबनान पर नया वार, वार्निंग के घंटे भर बाद एयर स्ट्राइक शुरू, गजा में इसराइल के हथियारों पर फूलने वाली पॉपुलर फोर्सेस को बड़ा झटका, लीडर यासिर अबू शबाब मारा गया, जर्मनी को मिला इसराइल का एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम, यूरोप के आसमान पर नई मिसाइल शील्ड तैनात, और गजा की हालत पर इसराइल की ग्लोबल बेइज्जती, स्पेन, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, स्लोवेनिया ने यूरोविजन का स्टेज छोड़ा। शुरुआत करते हैं इस शो की। गल्फ में ईरान ने अपना पावर शो दिखाया है और अमेरिकी जंगी जहाजों को 2 टूक वार्निंग जारी कर दी है। यानी समंदर में ईरान दम भी दिखा रहा है और दबदबा भी। ईरान की IRGC नेवी ने जुमेरात को गल्फ में अपनी बड़ी इक़्तिदार ड्रिल, इस ड्रिल का नाम है इक़्तिदार ड्रिल, शुरू की थी और जैसे ही वॉर गेम्स आगे बढ़े, ईरानी नेवी की यूनिट्स ने इलाके में मौजूद US वॉरशिप्स को सीधी वार्निंग भेज दी। ये ड्रिल उसी बैकड्रॉप में हो रही है जहां इसराइल के साथ 12 दिन की जंग के दौरान अमेरिकन फोर्सेस भी कुछ वक्त के लिए ईरान से भिड़ने की हालत में आ गई थी। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक ये एक्सरसाइज कुर्बानी और रेजिस्टेंस की रूह दिखाती है, जिसका पैगाम है अगर कोई खतरा आया तो जवाब तैयार है। रिपोर्ट बताती है कि ईरानी यूनिट्स ने अमेरिकी वॉरशिप्स को, अमेरिकी जंगी जहाज़ों को जो मैसेज भेजा उसकी डिटेल बाहर नहीं आई, लेकिन टोन कड़वी और 2 टूक थी। आप ईरानी अखबार को भी पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि अमेरिका की नेवी को ईरान की IRGC नेवी ने क्या वार्निंग दी है, लेकिन कुछ सख्ती ज़रूर हुई है। उधर गल्फ में मौजूद अमेरिकन फोर्सेस ने भी इस पर कोई कमेंट नहीं किया है कि उन्हें धमकी क्या मिली है। ड्रिल में IRGC ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माहौल में अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स भी उतारे और दावा किया कि ये सिस्टम AI की मदद से हवा और समंदर दोनों में टारगेट पकड़ने में कामयाब रहे। गौरतलब है कि गल्फ और इसका बॉटलनेक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हर साल दुनिया का करीब 20% तेल बाहर भेजता है, यहीं से निकलता है। कई ममालिक का तेल साल भर का यहाँ से निकलता है और यहीं पर ईरान की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती है। IRGC की डिप्टी कमांडर अली फतवी ने भी बुध को साफ कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अहमियत कोई कम नहीं कर सकता और गल्फ की सिक्योरिटी हमारी रेड लाइन है। उन्होंने अमेरिका और इसराइल को दुनिया का असल बेजारी फैलाने वाला ब्लॉक बताया और दावा किया कि ईरान इस पूरे वाटरवे की हिफाजत के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसराइल ने एक दफा फिर साउथ लेबनान पर बड़ा वार किया है। वार्निंग के कुछ घंटे बाद ही हवाई हमले लेबनान पर शुरू कर दिए। साउथ लेबनान में इसराइली फौज ने ताज़ा हमले किए। IDF ने कहा कि हम हिजबुल्लाह के टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। ये स्ट्राइक उस वक्त हुई जब कई दशकों बाद पहली मर्तबा लेबनानी और इसराइली सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव्स की सीधी बातचीत शुरू हुई थी। ये सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे। कई साल तक ये काम शुरू नहीं हुआ था क्योंकि पहले ये लेबनान की तरफ से जुर्म माना जाता था कि कोई सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव बात करे इसराइल से, और ये सजा थी उसकी वहां पर। खैर, इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच नवंबर 2024 में सीज फायर हुआ था, आप सब जानते हैं, लेकिन इसराइल लगातार लेबनान में हमले करता रहा है, ये भी आप जानते हैं। इसराइल की फौज साउथ लेबनान के 5 इलाकों में अब भी बैठी है जिन्हें वो स्ट्रेटेजिक बताती है और यहाँ से उसे कोई नहीं निकाल पा रहा। इसराइल की आर्मी ने कहा कि उसने मेहरूना और जबा इलाके में मौजूद बिल्डिंग्स पर वार्निंग दी और फिर स्ट्राइक शुरू कर दी। उसका कहना था कि ये हिजबुल्लाह के अड्डे हैं। इसके बाद नई वार्निंग जारी हुई कि मजादिल और बाराशीत में हिजबुल्लाह की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। उधर लेबनान की हुकूमत कहती है कि वो हिजबुल्लाह को निहत्था करना चाहती है, डिसआर्म्ड करना चाहती है, लेकिन हिजबुल्लाह ने हर बार इसे साफ ठुकराया है, कहा कि जेवर हैं ये हथियार हमारे, हम इन्हें उतार नहीं सकते। और इसी वजह से मुल्क के अंदर डर बढ़ रहा है कि कहीं इसराइल दोबारा लेबनान के ऊपर कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू ना करते। और अब सबसे बड़ी खबर, गजा के रफा शहर के नीचे बनी सुरंगों में फंसे हमास के फाइटर्स पर इसराइली आर्मी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। IDF ने कहा है कि हमने 40 लड़ाके मार गिराए हैं।
اسرائیل کی آرمی کے مطابق رفح کے اس ایریا میں جو اب اسرائیلی کنٹرول میں ہے، یہاں مہینوں سے پھنسے قریب 200 حماس فائٹرز میں سے 40 کو اس نے ختم کر دیا۔ ایسی کچھ خبر ابھی اس نے کچھ دن اور پہلے دی تھی۔ اسرائیل اور یو ایس سورسز کا کہنا ہے کہ کچھ لڑاکے سرنڈر کر گئے، کچھ کلیشز میں مارے گئے اور کچھ ابھی بھی سرنگوں میں موجود ہیں۔ یہ جو دعویٰ ہے وہ 4 دسمبر کو سامنے آیا ہے، جس کی خبر میں 5 دسمبر کو آپ کو دے رہا ہوں۔ اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ القسام بریگیڈ کے 3 لوکل کمانڈرز بھی مارے گئے اور حماس کے لیڈر غازی حماد کے بیٹے کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے۔ ادھر حماس نے بھی مانا ہے کہ نقصان ہوا ہے، لیکن حماس کے سورسز نے صرف ایک کمانڈر محمد البواب کی موت کی تصدیق کی ہے۔ باقی دعووں پر حماس نے اب تک کوئی آفیشیل کمنٹ نہیں دیا ہے، لیکن انکار بھی نہیں کیا ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ ابھی بھی دھند میں ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ایک طرف ہے اور حماس کی خاموشی دوسری طرف۔ غزہ میں حماس کے خلاف کھڑا کیا گیا سب سے چرچت ہتھیار بند فیکشن پاپولر فورسز کا لیڈر یاسر ابو شباب مارا گیا۔ کل رات ہم نے سب سے پہلے خبر آپ کو دے دی تھی، لیکن کچھ اور چیزیں جان لیجئے۔ اس کی موت کو اس اسرائیلی کوشش کے لیے ایک بڑا دھکا مانا جا رہا ہے، جس میں اسرائیل نے غزہ کی کچھ خاندانی ملیشیاؤں کو حماس کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی، کچھ قبائلی ملیشیاؤں کو۔ ابو شباب ایک بدو قبائلی نیتا اسرائیل کے قبضے والے رفح میں بیٹھ کر 2 سال تک جلی جنگ کے دوران حماس مخالف چھوٹے چھوٹے گروپس میں سب سے زیادہ ایکٹیو مانا جاتا تھا۔ حماس اسے کھل کر اسرائیل کا کارندہ یعنی کولیبریٹر کہتا تھا اور اس کے بارے میں جہاں ملے پکڑو یا ختم کرو والا حکم جاری کر چکا تھا۔ لیکن 4 دسمبر کو پاپولر فورسز نے بیان دے کر کہا کہ ابو شباب کی موت کسی حماس کے حملے میں نہیں بلکہ ایک فیملی جھگڑے میں دخل دیتے وقت گولی لگنے سے ہوئی۔ یعنی بھائی صاحب پنچایت کر رہے تھے اور پنچایت میں جو ہے کسی نے فائر کر دیا ان کو۔ گروپ نے حالانکہ کچھ اور بھی خبریں ہیں جس پر شاید ہمیں ایک اسپیشل پروگرام بنانا پڑے، خیر گروپ نے باہری رپورٹوں کو مس لیڈنگ بتاتے ہوئے کہا کہ یہ ایک فیملی ڈسپیوٹ میں ہوا حادثہ تھا۔ اس کی موت سے حماس کو سیدھا فائدہ ملتا دکھ رہا ہے، کیونکہ جس قبیلے پر بیسڈ ڈھانچے پر اسرائیل نے بھروسہ بنانا شروع کیا تھا اس کا سب سے مشہور چہرہ اب ختم ہو چکا ہے۔ جرمنی کے ہاتھ میں اسرائیل کا ایرو 3 آ چکا ہے۔ اب یورپ کے آسمان میں نئی شیلڈ تعینات ہے، لیکن کیا یہ کارگر ثابت ہوگی؟ اسرائیل نے ایرو 3 میسائل ڈیفنس سسٹم جرمنی کو آفیشیلی سونپ دیا ہے۔ پہلی بار یہ ہائی اینڈ سسٹم کسی دوسرے ملک کے پاس انڈیپینڈنٹ کنٹرول میں جائے گا۔ جرمنی اب پہلی بار ارتھ کے ایٹماسفیئر کے باہر سے آنے والی بیلسٹک میزائلز کو ڈیٹیکٹ کر سکے گا۔ جرمنی کے ڈیفنس منسٹر بورس پسٹوریس نے کہا کہ ایرو 3 یورپ میں ہماری کور پوزیشن اور نیٹو میں ہماری طاقت بڑھائے گا۔ رشیا کی 2022 والی یوکرین انویژن کے بعد جرمنی کا یہ سب سے بڑا آرمز پریکیورمنٹ تھا۔ اسرائیل کے لیے ایرو 3 تو پہلے سے ایران اور یمن بیسڈ ہوتھی کے میسائل تھریٹس کو روکنے کا کور ہتھیار ہے۔ جون میں 12 دن تک چلی ایران کی میسائل فائرنگ کے دوران اسی سسٹم نے کام سنبھالا تھا۔ حالانکہ ایرانی میسائلوں نے جو وہاں بھاڑ کیے وہ دنیا نے دیکھے، ایرانی میسائلوں کو یہ سسٹم بھی پوری طرح سے روک نہیں پایا تھا۔ فی الحال تو یورپ کو نئی میسائل ڈھال اور اسرائیل کو ادھوری کامیابی کے باوجود ایک نیا خریدار مل گیا ہے، لیکن کیا یورپ کو یہ ڈھال بچا پائے گی اور کیا اسرائیل کا یہ ادھورا کامیاب ایئر ڈیفنس سسٹم کچھ کر پائے گا؟ آئرن ڈوم آپ جان لیجئے کہ بہت کم دوری پر میسائلوں کو یا ڈرونز کو مار کر گراتا ہے، بالکل جب قریب آ جاتے ہیں۔ ایرو 3 جو بہت دور کلومیٹرز دور ہی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے آسمان میں، اور ارتھ کے ایٹماسفیئر سے بھی باہر ہو تبھی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، تو اس کی رینج بہت لمبی ہے۔ اور رشیا سے ایک ممکنہ جنگ کے خطرے کے بیچ جرمنی نے اسے خریدا ہے۔ اسرائیل کی گلوبل بے عزتی ہوئی ہے۔ یورو ویژن سے 4 ملکوں نے اسرائیل کی غزہ پالیسی کی وجہ سے واک آؤٹ کر دیا۔ غزہ میں جو سچویشن ہے اس پر یورپ میں غصہ پھٹ پڑا ہے۔ یورو ویژن 2026 میں اسرائیل کو کلیئرنس ملتے ہی یورپ میں تگڑا بیکلیش ہو گیا۔ نیدرلینڈز، اسپین، آئرلینڈ اور سلووینیا نے سیدھا اسٹیج چھوڑ دیا۔ کہا جب غزہ میں ظلم جاری ہو، ایسے ماحول میں اسرائیل کے ساتھ کسی کلچرل شو میں کھڑا ہونا ممکن نہیں۔
सबसे पहले स्पेन ने अनाउंस किया कि वो यूरोविजन 2026 में ना तो हिस्सा लेगा न शो को ब्रॉडकास्ट करेगा। स्पेन के बाद नीदरलैंड्स, आयरलैंड और स्लोवेनिया ने भी विड्रॉल अनाउंस कर दिया। 4 यूरोपीय मुल्कों का एक साथ वॉकआउट इसराइल की इंटरनेशनल इमेज के गाल पर सीधा तमाचे की तरह जाकर लगा, क्योंकि इससे उसे पता चल गया कि हर जगह अमेरिका उसे बचा नहीं सकता, उसकी साख को धो नहीं सकता। वियना में होने वाला यूरोविजन अब सिर्फ एक कॉन्टेस्ट नहीं बल्कि इसराइल के खिलाफ यूरोप के पब्लिक मोड का बड़ा सिग्नल बन चुका है। यूरोविजन क्या है वो भी जान लीजिए। यूरोविजन एक इंटरनेशनल सॉन्ग कॉन्टेस्ट है, गाने गाए जाते हैं, जिसे हर साल, ये बहुत बड़ा है, जिसे हर साल EBU यानी यूरोपियन ब्रॉडकास्टर यूनियन जो है वो करवाता है। यूरोप और दूसरे मुल्कों के सिंगर्स इसमें हिस्सा लेते हैं और फाइनल में पब्लिक प्लस ज्यूरी वोट से विनर चुना जाता है। लेकिन इस बार मामला गर्म हो गया। गजा की सिचुएशन के बावजूद इसराइल को 2026 में पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिल गई और इसके बाद 4 मुल्क सीधे स्टेज छोड़ गए, जैसा हमने बताया, स्पेन, नीदरलैंड्स, आयरलैंड और स्लोवेनिया। फलस्तीनी इस फैसले के लिए इन 4 मुल्कों को सलाम कर रहे हैं। इन मुल्कों के ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि इसराइल यूरोविजन को पॉलिटिकल टूल बना रहा है और अब ये शो न्यूट्रल नहीं रहा। इस फैसले ने कॉन्टेस्ट की पूरी इमेज पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब कुछ खबरें यहां से देखिए। वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है वो आपको जान लेना बहुत जरूरी है। ये जो आप तस्वीर अपने उस पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो वीडियो है ये आज सुबह 4 बजे का है और ये वेस्ट बैंक के जेनिन का है। वहां एक कस्बा है जेनिन, जिला मान लीजिए रीजन है, बुरका है वहां पर टाउन। वहां पर एक ज़ईफ फिलिस्तीनी को सुबह 4 बजे की सर्दी में, हमसे ज्यादा सर्दी है वहां, उस सर्दी में कपड़े उतरवाए गए और ये इसराइली फौजी उससे कपड़े उतरवा रहे हैं, दिखाओ अंदर क्या क्या छुपाया है। इस तरीके से जुल्म जारी है, मतलब न बच्चों को बख्शा जा रहा है न बुजुर्गों को। खैर, आज सुबह 4 बजे की एक और तस्वीर आई जो कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने शेयर की कि इसराइली ऑक्यूपेशन जो है वो वहीं उसी बुरका के शहर के दूसरे कस्बे के दूसरे इलाके में घुसी और वहाँ पर सबके दरवाजे खटखटा कर ओपन द डोर, बहुत तेज़ तेज़ लाते घूसे मार कर दरवाज़ों को खुलवाया या आवाज़ें दी और वहाँ पर जो है रात भर रेजिडेंट जो थे वो टेरराइज होते रहे। ऐसे लोग परेशान किए जाते हैं, वो चैन से सुकून से सो नहीं पाते। पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक़ में बताया जा रहा है, लाहौर में 2 लाख लोगों की एक रैली हुई, एक मास रैली हुई और इसराइल के ख़िलाफ़ इसमें आवाज़ें बुलंद की गई। इसमें प्रोफेसर समी अल एरियन भी मौजूद थे जिन्होंने लोगों से खिताब किया और उन्होंने कहा कि दूसरों को और दुनिया को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए कि कोई 2 स्टेट सॉल्यूशन हो सकता है। ये ऐसी एक ट्रेन है जो गुजर चुकी है, जा चुकी है, इसका इंतज़ार मत कीजिए। उनकी अपनी दलीलें हैं, 2 स्टेट सॉल्यूशन से कुछ नहीं होगा, लेकिन दुनिया उस सॉल्यूशन में लगी है। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं फ़लस्तीन पूरा, अब ये बात कोई मायने नहीं रखती कि इसराइल को हटना चाहिए, पूरा फ़लस्तीन लेना चाहिए, नहीं हो सकता सर। हकीकत ये है और आप क़यामत की निशानियों में भी इसे पढ़ सकते हैं, वो हकीकत आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।